हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग डीपीपी में आज हिस्ट्री का मॉक टेस्ट करेंगे। आज 17 मार्च है दोस्तों, ठीक है। डीपीपी का फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां हम लोग डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि वो क्यों सही है और बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग का टारगेट है कि प्रीलिम्स के पहले, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या ईपीएफओ का रिटन का एग्जाम हो दोस्तों, उसके पहले हम लोग 5,000 से 7,000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे जीएस का। साथ ही साथ ईपीएफओ के लिए जो स्पेसिफिक सिलेबस है, अकाउंटिंग है, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे चैनल पे जीरो आईएएस पे आ रहा है, तो आप ज़रूर देखें। उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। कोर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एग्जाम के बहुत पहले ही, और रिवीजन भी बहुत आपको करवाया जाएगा, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। ये जो अभी हम लोग डीपीपी करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में होगा। जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आता है वो अभी इस लेक्चर को देख सकते हैं, और जिनको सिर्फ हिंदी समझ में आता है उनके लिए सेपरेट लेक्चर आएगा, जिसमें हिंदी में क्वेश्चंस भी होगा और हिंदी में उसका व्याख्या भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं डीपीपी का हिस्ट्री। अभी तक हम लोग तकरीबन 250 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट डीपीपी के नाम से बना हुआ है, डीपीपी हिंदी और डीपीपी इंग्लिश, तो उसको आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल बर्नवाल के द्वारा, जो एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर है। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों, ठीक है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन 1928। हिस्ट्री में दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये कोई आदमी या कोई संस्था के बारे में डिटेल में, तभी आप मान के चलिएगा, तभी आप सोचिएगा कि वो वाला चीज़ उसमें शामिल नहीं होगा या होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 आदमी का नाम दिया है, एक्स वाई जेड और पी, बोल रहा है इनमें से कौन से आदमी जो हैं, कोई ग्रुप का नाम है कैपिटल एक्स, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यार एक्स वाई जुड़ा हुआ है, जेड भी जुड़ा हुआ है, अब पी के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपको ये पता है क्या कि पी जुड़ा हुआ नहीं था। हिस्ट्री में बहुत सारा फैक्ट होता है, सही, ठीक है। तो जो फैक्ट आपको एग्जैक्टली पता है यार ये नहीं जुड़ा है, तभी आप उसको गलत मार्क कीजिएगा। नहीं तो ज़्यादातर केस में क्या होता है दोस्तों कि हिस्ट्री में फैक्ट जो देता है वो जनरली सही होता है। ये आपको लॉजिक आप ये दिमाग में फिट करके रखिएगा। हिस्ट्री में मैक्सिमम फैक्ट जो है सही होता है, और कुछ जो अतरंगी नाम है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, मान के चलिए कि वो सही होता है, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोला कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो बना था दोस्तों 1928 में, उसमें कौन लोग जुड़े हुए थे। बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर। करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग पता होगा, जब नेहरू रिपोर्ट आया था दोस्तों 1928 में, ठीक है। तो ये नेहरू रिपोर्ट बोला था कि हम भारत को क्या बनाएंगे, डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया था अंग्रेज से, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। लेकिन कांग्रेस में जो लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और अयंगर और भी बहुत सारे लोग थे, वो लोग इससे सहमत नहीं हुए कि यार हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब आज़ादी चाहिए, ठीक है। और इसी आज़ादी को डिमांड करने के लिए वो लोग बना के एक संस्था बनाए, एक लीग बनाए, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। तो आपको ये तो दोनों तो आपने ज़रूर सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अयंगर के बारे में क्या आपको पता है कि ये नहीं था? नहीं, आप नहीं पता होगा। तो आप मान के चलिए हिस्ट्री में जब आपको नहीं पता हो उस ऑप्शन के बारे में, तो आपको गेस करना है, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तब आपका जो है चांसेस है कि वो सही होने का। इसका तीनों होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। सही समझ में आया। अगला देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बोला एनी बेसेंट किसके साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। कौन सा बुक लिखी थी। तो बोला इंडिया ए नेशन ए प्ली फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, क्या ये एनी बेसेंट लिखी थी। दूसरा, माई पाथ टू एथिज्म, मेरा राह किधर, एथिज्म मतलब अनिश्वरवाद के प्रति, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो फेमस बुक है फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, ये तो आपको पता होना चाहिए यार, ये तो अम्बेडकर लिखे हैं, ठीक है। यानी तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर पूछा है तो यानी ये नहीं होगा, ठीक है। और भी बहुत सारा लिखे हैं अम्बेडकर, जैसे बुक लिखे हैं, शूद्रा के बारे में लिखे हैं, फिर अनटचेबल के बारे में लिखे हैं, फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब कास्ट का उन्मूलन,
जाति प्रथा का उन्मूलन, इसके बारे में भी लिखे हैं। ठीक है, देखिए एनी बेसेंट आपको पता है होम रूल सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड की थी। तो यार ये बुक लॉजिक अगर बोलता है ये फॉलो होगा। और एनी बेसेंट कहाँ की थी दोस्तों? आयरलैंड की थी। तो आयरलैंड में जो धर्म उस समय माना जाता था वो एथिस्ट की तरफ भी माना जाता था, मतलब अनिश्वरवाद भी थी ये भी। ठीक है, उसके अलावा हिंदुइज्म को भी ये सपोर्ट करती थी, ये बोलती थी कर्म का सिद्धांत पे विश्वास करती थी, अवतारवाद पे भी विश्वास करती थी। तो एनी बेसेंट जो है वो दोनों चीज़ लिखी हुई है, इंडिया वाला भी और माई पाथ टू एथिज्म। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में अपने जानते हैं, पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड की थी, अध्यक्ष बनी थी, और भारत की तरफ से सरोजनी नायडू बनी थी पहली अध्यक्ष, है ना। इसके बाद जो सेंटर जो BHU है उसका जो फाउंडेशन है दोस्तों, वो उसको कौन रखा था? एनी बेसेंट रखी थी। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए एनी बेसेंट के बारे में। इसके अलावा जो होम रूल लीग है जो बॉम्बे को छोड़ के बाकी इंडिया में जो फैलाई थी वो एनी बेसेंट फैलाई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो इंडिया में चेयरमैन थी वो एनी बेसेंट थी। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ध्यान रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी को संस्थापन नहीं की थी, संस्थापन तो मैडम ब्लavatsky और ऑलकॉट किए थे, लेकिन इंडिया में जो मेन मेंबर थे, मेन लीडर था इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो एनी बेसेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विथ रेफरेंस टू द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह के बारे में कथन है। बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर इन्वॉल्व इन द दरसाना सॉल्ट। मैं आपको अब ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ। ट्रिक नंबर 1 तो आपने सुन लिया कि जो छुटपुट नाम है जिसको आपके बारे में आइडिया नहीं है और बोला कि ये क्या उस चीज़ से जुड़े हुए थे, तो आप समझिएगा कि वो हाँ जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक नंबर 2 है कि आप नाम को उस प्लेस से जोड़ने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि यादव, तो ज़्यादा चांस है कि यादव जो होते होंगे दोस्तों वो यूपी और बिहार में ज़्यादातर चांस। ठीक है, मैं बोल दूँ रेड्डी, तो रेड्डी आप समझ लीजिएगा आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया। समझ में आ रहा है? तो नाम जहाँ ऐसा रहेगा, मैं बोलूँ बर्नवाल, तो बर्नवाल आपका कहाँ? यूपी, झारखंड, बिहार। ठीक है, मैं बोलूँ मंडल, तो मंडल कहाँ? तो बंगाल, असम। समझ में आ रहा है? मैं बोलूँ मोदी, मोदी कहाँ? गुजरात। मैं बोलूँ तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मंगेशकर, तो मंगेशकर कहाँ? महाराष्ट्र। तो जैसा नाम जैसा कैपिटल, उस नाम का कैपिटल बोलो, जिस टाइटल वैसा ही उसका वो। ठीक है, प्लेस। तो बोल रहे धरसाना, धरसाना आपको पता है धरसाना कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो अगर महाराष्ट्र में नमक आंदोलन हुआ होगा तो जनरली कि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द के लोग होंगे। अब बिहार से कोई लोग थोड़ी गया होगा महाराष्ट्र में, बिहार में तो खुद ही नमक आंदोलन हो रहा था पटना में, सारण में, है ना। तो सरोजनी नायडू आपको पता है कि महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलते हैं, जैसे वेंकैया नायडू, उसी तरह सरोजनी नायडू। तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है लगभग अगल बगल ही है। ठीक है, तो ये हो सकता है। क्या अंबिका कांत सिन्हा हो सकते हैं क्या? नहीं। आपको पता होगा कि धरसाना सॉल्ट में सरोजनी नायडू और इमाम साहिब ये 2 लोग थे। हमें अब गेस करना था कि अंबिका कांत सिन्हा, अब सिन्हा लोग क्या महाराष्ट्र में होते हैं क्या? बहुत कम होता है, नहीं होता है ना। कहाँ होता है सिन्हा? बिहार में होता है, झारखंड में होगा, थोड़ा सा यूपी में होगा, जैसे यशवंत सिन्हा। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे सिन्हा होते हैं। तो ये हमारा क्या है? गलत। अब करेक्ट आंसर पूछा है तो क्या होगा दोस्तों? 1 और 2। समझे? तो ट्रिक नंबर 2 क्या है कि जैसा टाइटल रहता है उसे प्लेस से आप रिलेट करने का कोशिश कीजिए। एक बार UPSC क्वेश्चन पूछा था 2020 में दोस्तों, उसमें किसी आदमी का नाम दे दिया था देवरकर। तो मैंने इसको बनाया था कि जो देवरकर है, देवरकर मतलब अभी नाम से अगर देखिए तो तेंदुलकर, लता मंगेशकर, संजय मंजरेकर, ये सब कर वाला जो स्थान है, जो लोग हैं वो कहाँ के हैं दोस्तों? महाराष्ट्र। इसका मतलब देवरकर जो भी वो भी कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का। ठीक है, अगर देवरकर महाराष्ट्र था लेकिन ऑप्शन में दिया था, मतलब कथन में दिया था कि ये बंगाल का है, तो हम काट दिए उसको, और जैसे ही आप इसको काटे तो आंसर आपका मिल जाता। ठीक है, तो ये ट्रिक है, समझ में आया? चलिए धीरे धीरे करके और भी ट्रिक हम लोग देखते रहेंगे। तो बने रहें इस लेक्चर के साथ, इस सीरीज़ के साथ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक। ठीक है, आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगा और ट्रिक्स भी पता चलेगा, और UPSC का प्रीलिम्स बहुत आसान भी लगेगा। विथ रेफरेंस टू, अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता है मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स कब आया था? 1919 में। ठीक है, अब अंग्रेज़ लेके आया था, तो अंग्रेज़ लेके आएगा तो बढ़िया चीज़ लेके आएगा क्या? नहीं, घटिया चीज़ लेके आएगा, तो ये नेगेटिव चीज़ है। तो अगला ट्रिक ये आपको बताया था मैंने
कि कोई पॉजिटिव होता है तो उसका पॉजिटिव चीज़ ही सही होता है, कोई नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव ही सही होता है। नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता और पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ये बताया था आपको ये क्या है। तो डीपीपी आप देखिए तो आपको शुरू में पूरा से पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्लेलिस्ट बन गया है तो आप ज़रूर देखिए उसको। तो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के बारे में, तो मॉन्टफोर्ट अंग्रेज लेके आया था, मतलब ये घटिया चीज़ लेके आया था। तो बोला गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस। ठीक है भाई, होगा ही, गवर्नर ब्रिटेन अपॉइंट करता था तो होगा वो हेड का, प्रोविंस का हेड, तो एकदम सही है। उसके बाद गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट द रिजर्व सब्जेक्ट थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बोला एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू जो भी रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उसको गवर्नर जो है उस पर अपना दबदबा बरकरार रखा था, तो एकदम सही है। ये भी आपको दिखा रहा है कि नेगेटिव है, तो ये भी दिखा रहा है कि ये भारत के लिए नेगेटिव था, दूसरा कथन भी भारत के लिए नेगेटिव था। बोल रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इलेक्टेड। जितने भी सदस्य थे प्रांतीय विधान परिषद के, वो सभी क्या थे? इलेक्टेड थे। अब ये अगर इलेक्शन होगा मतलब लोग इलेक्ट करेंगे, लोग इलेक्ट करेंगे तो अंग्रेज कभी चाहेगा क्या कि भारत में हम चुनाव प्रणाली ऐसा लेके आए जिसमें लोग इलेक्ट करें, तो उसका तो दबदबा कम हो जाएगा। तो ये कथन जो है पॉजिटिव वे में बता रहा है कि अंग्रेज जो है अच्छे थे। अब नेगेटिव का हमने क्या बताया कि नेगेटिव का जो है पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब नेगेटिव का नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव का नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता, मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ही आपने तीसरा काटा तो करेक्ट हमसे पूछा है तो 4 का होगा ये, समझ में आया? तो ये एक ट्रिक है। ठीक, अगला देखते हैं। अब ट्रिक नहीं, ये लॉजिक है। आप इसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला नहीं है कि आप नाजी पचे मार दिए हैं। ठीक है, आप सोच समझ के बना रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द मुक्ति सेना फ्रीडम आर्मी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुक्ति सेना के बारे में बोला इट कंसिस्टेड ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ओरिजिन कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली। बोला जर्मनी और इटली जब युद्ध हो रहा था किसके साथ? अमेरिका के साथ, ये अमेरिका बोल रहा हूँ, हाँ, ब्रिटेन के साथ जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो उस समय ब्रिटेन का सपोर्ट इंडिया कर रहा था। बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ से जो है लड़ने गए थे, तो उसमें जो भी कैदी बनाए गए थे भारत के जो मूल निवासी मूल लोग, तो उसको जो कैप्चर कर लिया था कौन? जर्मनी और इटली। तो उन लोगों का फिर वो अपने पास रखने लगे जर्मनी और इटली, तो उन लोगों के ग्रुप जो है उसको बनाया गया और वही जाके आगे जाके मुक्ति सेना का रूप ली। ये एकदम सही है, ठीक है। और इसको जो मेन जो इसका नेता थे दोस्तों, वो थे आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मेन नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो बोला नेताजी बोस रिफ्यूज टू हेड द इंडियन आर्मी एंड रादर ज्वाइन द इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर। नहीं, ये इनको सपोर्ट किए भाई कि आप इंडियन आर्मी को, फ्रीडम आर्मी को हम सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे थे कि भारत की आज़ादी का। तो सुभाष चंद्र बोस भाई अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी थे, तो वो थोड़ी इसको बोलेंगे कि नहीं हम आज़ादी नहीं चाहते हैं दोस्तों, है ना। तो ये गलत है, मतलब सुभाष चंद्र बोस को ये नेगेटिव में बता रहा है। सुभाष चंद्र बोस भले आदमी, पॉजिटिव, और ये कथन उनको नेगेटिव वे में शो कर रहा है, इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत। करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे 5 का। ये समझ में आया? ये बताइए, ये आज़ाद हिंद जो रेडियो शुरू किया गया था वो जो है कहाँ पे शुरू किया गया था, और कहाँ के लोगों ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को क्या कह के पुकारे? नेताजी कह के पुकारे, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये आगे बताइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कथन है, बोल रहा है कंट्रीज आउटसाइड द कॉमनवेल्थ आर नॉट इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन दिस गेम्स। कॉमनवेल्थ आप समझते हैं दोस्तों? कॉमनवेल्थ मतलब वैसे लोगों का देश जिस पे कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन था, तो उन ग्रुप को बोलते हैं कॉमनवेल्थ, जिसमें आपका इंडिया आता है, ठीक है। अभी मालदीव्स भी आया था, मालदीव, ठीक है। तो ये सारे जो है देश आते हैं कॉमनवेल्थ में, बहुत सारे देश हैं इसमें, 50 से ऊपर इसके देश मेंबर हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम में कॉमनवेल्थ से बाहर जो देश है वो शामिल नहीं है, एकदम ये सही है, ठीक। उसका 6 का दूसरा स्टेटमेंट है कि 3x3 बास्केटबॉल, वुमेन्स T20 क्रिकेट और पैरा टेबल टेनिस वेर इंक्लूडेड इन दिस एडिशन ऑफ द गेम्स। तो बोल रहे 2022 में गेम्स में बाहर के लोग शामिल नहीं हैं कॉमनवेल्थ में, और इसमें नए नए गेम शामिल किए गए हैं, पैरा टेबल, 3x3 बास्केटबॉल और महिला का T20। ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे 6 का C, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों 1930 के आसपास, और हर लगभग 4 साल में एक बार
होता है, ठीक है। लेकिन 2 बार नहीं हुआ, जैसे 1942 में नहीं हुआ और 1946 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम क्या है? 1939 से 45, तो इनके बीच में यही था। तो 42 और 46 में नहीं हुआ था, बाकी हर लगभग 4 साल में हो रहा है, ठीक है। तो जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है वो कहाँ हुआ दोस्तों? इंग्लैंड में। और जो 26 वाला होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। ये आपको EPFO का लिए करंट अफेयर है कि 26 वाला होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और अब 22 वाला कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द लेफ्ट मूवमेंट इंडिया। तो जो वामपंथी आंदोलन था इंडिया में, उसके बारे में है कथन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, वामपंथी का मतलब, वामपंथी किसके लिए लड़ते हैं? तो मजदूर के लिए, किसान के लिए, ठीक है, और भी लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन क्या जुड़े थे लेफ्ट मूवमेंट से? क्या इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जुड़े थे या इंडियन एसोसिएशन जुड़े थे? दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को ये तो पता होगा कि इंडियन एसोसिएशन का जो संस्थापक था वो थे आपका, क्या नाम था उनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और ये जो दोनों दोस्त थे, ये कैसे थे दोस्तों? ये थे मॉडरेट मतलब नरम दल। बात समझ में आया? और वामपंथी कैसे होते हैं दोस्तों? एकदम उग्र होते हैं। इसका मतलब इंडियन एसोसिएशन जो है वो मेंबर नहीं हो सकता है लेफ्ट मूवमेंट का, ठीक है। हमको यही पहचाना था। तीसरा नहीं होगा, तीसरा जैसे ही नहीं होगा तो आपने इसको काट दिया, तो 7 का ये हो गया। समझ में आया? तो लेफ्ट मूवमेंट में इंडियन एसोसिएशन क्यों रहेगा? ये तो नरम दल का था ना। तो और भाई कोई क्या कहता है? जैसे CPI था, लेफ्ट मूवमेंट था। वर्कर एंड पीजेंट पार्टी WPP, ये भी किसका था? लेफ्ट मूवमेंट का। तो बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी जो है लेफ्ट मूवमेंट था। ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी लेफ्ट मूवमेंट था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी का जो अनुभव था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में बोल रहा है। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज वीकली पेपर इंडियन ओपिनियन एज ए मीन्स टू सर्व एंड कंसोलिडेट द इंडियन कम्युनिटी। तो बोल रहा है कि अब देखिए, इंडियन ओपिनियन मतलब भारतीयों का राय। तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका जाके भारतीयों का राय, भारतीयों क्या सोचते हैं अंग्रेज़ के बारे में, क्या उनका कंडीशन है, कैसे वो लोग रहते हैं, उसके लिए अपना जो है पेपर चलाया था। ये एकदम सही है, लॉजिक भी बोल रहा है, सही होगा। बोला ड्यूरिंग द सेकेंड बोर वार गांधी जी क्रिएटेड इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स टू हेल्प द ब्रिटिश, ठीक है। ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि ब्रिटेन ने गांधी जी को कैसर हिंद का उपाधि दिया था, ठीक है। और इस उपाधि को गांधी जी ने जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, नरसंहार हुआ, तो उसके बाद ये गांधी जी वापस कर दिए। तो कैसर हिंद जो उपाधि था वो सेकेंड जो बोरो युद्ध था उसमें गांधी जी को अंग्रेज़ दिया था, क्योंकि गांधी जी अंग्रेज़ का मदद किए थे। क्यों? क्योंकि जो भी युद्ध में घायल हो गया था उनके लिए एम्बुलेंस चलवाए थे, ठीक है, अपने पैसे से, लोगों के पैसे से, ठीक। तो ये एकदम सही है। इसका मतलब 1 और 2 सही है। अब हमें चेक करना कि तीसरा सही है क्या। तो बोला गांधी स्मट एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1905 टू सेटल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इमिग्रेशन। अगर आपको पता होगा कि गांधी स्मट जो एग्रीमेंट था दोस्तों, अगर आपने गांधी मूवी देखा है, गांधी एक मूवी है, फ्री टाइम में ज़रूर देखिएगा, अच्छा है। अंग्रेजी वाला देखिएगा, हिंदी वाला नहीं। अंग्रेजी में है लेकिन आप उसको डबिंग वाला देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो गांधी मूवी में बताया गया था दोस्तों कि पता है आपको कि ब्रिटेन में जो अफ्रीका में जो लोग रहते थे, इंडिया के लोग, उनको हमेशा अपने गले पे एक जो है सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था कि हम जो है इंडियन है। साथ ही साथ अंग्रेज इतना बदमाश था कि ये कर दिया था कि कोई अगर इंडियन शादी कर लिया है और रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया शादी का, तो उसका शादी अवैध घोषित होगा। इसीलिए वहाँ के लोग बहुत विरोध किए और ये मुद्दा को गांधी जी ने उठाया। उसके बाद गांधी जी का सब लोग सपोर्ट करने लगे, ठीक है, खासकर इंडियन। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि जाके फिर 1914 में फिर गांधी और स्मट के बीच में एग्रीमेंट हो गया दोस्तों, जिसमें ये बोल दिया गया कि जो है अभी वैलिड होगा, जो भी शादी भारतीय मूल तरीका से हुआ है उसको हम मानते हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो 1905 में नहीं हुआ दोस्तों, कब हुआ? 1914 में, जब हमारा वर्ल्ड वार के समय। तो ये हमारा गलत है तीसरा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा 8 का C, ठीक है। तो यूपीएससी याद रखिएगा, डेट वेट को लेके जो है कंफ्यूज करवाता है। 1905 था तो 1914 जो था 1905 दे दिया, ठीक है।
इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट है, जैसे गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म 1910 में बनाया था। फोनिक्स फार्म जो है वो बनाया था आपका 18 से कब बनाया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। फोनिक्स फार्म जो भी बनाया है गांधी जी ने, और टॉलस्टॉय तो मैंने आपको बता दिया कि टॉलस्टॉय फार्म जो है 1910 में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सियाटल। सियाटल कहाँ है दोस्तों? सियाटल आपका अमेरिका में, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में है। तो वहाँ पे जो इंडिया हाउस कौन बनाया था? ठीक ठीक है, देखिए लाला हरदयाल आपको पता है, ये थे गदर पार्टी से रिलेटेड, तो ये तो नहीं बनाए थे। ठीक है, रास बिहारी बोस ये जुड़े थे इंडियन नेशनल आर्मी से। ठीक, आईएनए से जुड़े थे। भाई परमानंद दोस्तों ये जुड़े थे लाहौर षड्यंत्र से, जिसमें लाहौर षड्यंत्र आपको पता है, जिसमें सौंडर का मारने का बात किया गया था। तो यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सोहन सिंह भकना भी गदर पार्टी से जुड़े थे। बचा क्या? तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार। ठीक है, तो 9 का आंसर दोस्तों ए होगा, ए। ठीक, अगला है 10 का। विथ रेफरेंस टू द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोला इट वाज अटेंडेड बाय बोथ महात्मा गांधी एंड एम.ए. जिन्ना। तो आपने देखा भी होगा शिमला कॉन्फ्रेंस का फोटो एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको गांधी और जिन्ना दोनों किए थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो, इसीलिए वो मीटिंग करने गए थे। और जिन्ना इसलिए गया था कि जिन्ना बोलता था कि हम पूरा मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधि सिर्फ जो है मुस्लिम लीग ही करती है, कांग्रेस नहीं करती, इसीलिए जिन्ना चला गया। जिन्ना तो ये था पगला। ठीक है, बोला लॉर्ड वेवेल एक्सेप्टेड दैट मुस्लिम लीग इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। लॉर्ड वेवेल बोला कि स्वीकार कर लिया कि मुस्लिम लीग ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, अगर ये स्वीकार कर लेता तो फिर जो है 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको मुस्लिम लीग, आपको पता है कि शिमला जो समझौता हुआ 1945 में, उसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया मानने से। ठीक है, तो मुस्लिम लीग अब इसमें बोला कि लॉर्ड वेवेल ने स्वीकार कर लिया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम को ही प्रतिनिधि करती है, एकमात्र वही। तो मुस्लिम लीग अगर स्वीकार कर नहीं किया, इसका मतलब कुछ दिक्कत हुआ होगा शिमला में, और इसमें बोला कि लॉर्ड वेवेल स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग का पावर को, तो एकदम गलत है। ठीक है, स्वीकार नहीं किया था, वो बोला था कि मुस्लिम लीग जो है पूरे मुस्लिमों का प्रतिनिधि नहीं करती है। ठीक है, तो इसका गलत होगा, 10 का आंसर होगा दोस्तों ए, क्योंकि सेकंड मेरा गलत है। ठीक, उसका दूसरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। दोस्तों इसको मैंने आपको PT 365 में पढ़ाया है। ठीक है, करंट अफेयर में पॉलिटी का, तो आप ज़रूर देखेंगे। अगर आपने देखा है तो आप तुरंत इसको मार देंगे, और नहीं भी मार पाएंगे फिर भी लॉजिक अप्लाई होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर प्रिंट करते हैं। दोस्तों फिंगर प्रिंट किसका आइडेंटिफाई करेंगे? जो चोर चुहाड़ होगा, क्रिमिनल होगा। क्रिमिनल होगा तो उसके लिए कोई संस्था कौन होगा? मेन संस्था जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही तो है, जो पूरा क्राइम का रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। ठीक, तो बोल रहा है ये 10 डिजिट का होता है ये फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आधार आपका कितने डिजिट का होता है? 12। ठीक है, उसी तरह फिंगरप्रिंट वाला कितने होता है? 10। सही है, तो ये सब जो भी आदमी क्राइम किया है उसका फिंगरप्रिंट ले लेता है और उसको जो है एक नंबर दे देता है। ठीक, इसको मैनेज करता है एनसीआर भी, ये भी लॉजिक के अनुसार सही है, करेक्ट पूछा है, तो 11 का होगा सी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1920 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है कि 1920 में क्या हो रहा था? उस समय वर्ल्ड वार हो रहा था, 14 से 18 ख़त्म हो गया वर्ल्ड वार। ख़त्म हो गया तब पता है टर्की वर्की पे जो है अंग्रेज़ कैप्चर कर लिया, और वहाँ का जो है राजा था उसको क्या किया? हटा दिया, और वहाँ पे दूसरा चीज़ आ गया। तो फिर जो खिलाफत आंदोलन की बात होने लगी, और गांधी जी बोले कि हम असहयोग भी करेंगे। तो नागपुर सेशन में जो है प्रस्ताव पारित हुआ कि हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बोल रहा है कि CR दास मूव द मेन रिजोल्यूशन और नॉन कॉपरेशन। पूरा कि CR दास ने जो है प्रस्ताव लेके आया कि हम लोग असहयोग लाना है। ठीक है, अगला देखते हैं। कांग्रेस सेट द गोल ऑफ द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। पूरा कांग्रेस ने बोला कि हम जो है आज़ादी लेंगे, लेकिन कैसे आज़ादी लेंगे? संवैधानिक तरीक़ा से। देखिए दोस्तों, गांधी जी जो है ना, संवैधानिक तरीक़ा को कौन मानता था? संवैधानिक तरीका मतलब कि अब संविधान मतलब उस समय संविधान था नहीं, उसमें क्या था? कानून। कौन बना था? अंग्रेज। तो
कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का मतलब है कि अंग्रेज जो कानून बनाया है उसी के दायरे में काम करना। गांधी जी कभी भी अंग्रेज का बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना। हमेशा जो भी गलत हुआ है गांधी जी हमेशा आवाज़ उठाएं, चाहे वो नमक तोड़ने का बात हो या फिर वो सशस्त्र नियम जो है उनका बात हो, कोई भी कानून गांधी जी जो है, चाहे वो चौकीदारी टैक्स हो चाहे और भी किसी तरह का टैक्स हो, गांधी जी गलत अगर कानून हुआ है तो आप कुछ किए, ठीक है। तो कांग्रेस जब गांधी जी के अंडर में नॉन असहयोग आंदोलन शुरू किया था उनके नेतृत्व में, तो वो क्यों बोलेंगे कि हमें आज़ादी चाहिए लेकिन सिर्फ संवैधानिक तरीका से, ये गलत है। तो दूसरा नहीं होगा। जैसे ही दूसरा आपने हटाया दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर जो पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो 1 और 3 होगा, ठीक है। इसका मतलब सी आर दास ने प्रस्ताव जो है लाया था असहयोग पे। और तीसरा है कि कांग्रेस फ्रॉम नॉ ऑनवर्ड्स डिसाइडेड टू फॉर्म प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। 1920 के बाद ही कांग्रेस जो है भाषा के आधार पे अलग अलग प्रांत में अपना अपना समिति बनाने लगी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए कि 1920 का जो दोस्तों नागपुर सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये बताइए मुझे, कौन थे उसके अध्यक्ष, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बोल रहे गैर ब्राह्मीण जो भारत में आंदोलन हुआ उसके बारे में। तो एक तरफ हम लोगों का किताब का नाम दिया हुआ है या पेपर का नाम, और दूसरी तरफ कौन लिखा है वो दिया है। तो बोल रहा है इसारा B.R. अम्बेडकर, कुड्डी अरासू E.V. रामास्वामी नाइकर, हरिजन महात्मा गांधी, हु वेयर द सुद्राज, इसको लिखा है फूले। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक तो आपको बताया था। अब देखिए ट्रिक नंबर 4 या 5 जो भी होगा, ठीक है। कोई आदमी मान ली इंग्लिश मीडियम का रहेगा, ठीक है। मैं आपको अभी हिंदी में और इंग्लिश में मिला के क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी में भी मैंने पढ़ा है और इंग्लिश में भी पढ़ा है, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल में पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही पढ़ा पाएगा, और कोई अगर इंग्लिश मीडियम का होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा पाएगा, हिंदी उसको अगर नहीं आएगी अच्छे से तो, ठीक। उसी तरह कोई अगर तेलुगु का होगा, तेलुगु या तमिल का होगा तो आपको तमिल में ही पढ़ा पाएगा, अपना विचार रख पाएगा। बात समझ में आया, ये क्यों बता रहा हूँ आपको। अब देखिए जो अम्बेडकर है दोस्तों वो कहाँ कहाँ पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, अब इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं। इसका मतलब अम्बेडकर जो बुक लिखेंगे दोस्तों वो कैसा होगा, अंग्रेजी में होगा। बात समझ में आया। और इशारा क्या है दोस्तों, इशारा जो है वो हिंदी वर्ड है ना। इशारा क्या है, कैसा जैसे भी होता है इशारा हिंदी वर्ड है, ठीक है। अच्छा कुड्डी या रासू आपने सुना है कि हिंदी वर्ड है, नहीं, ये हो सकता है साउथ इंडिया का है। और E.V. रामास्वामी नाइकर भी कहाँ है, साउथ इंडिया के हैं। मतलब ये चांसेस है होने का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, लेकिन चांसेस है कि दूसरा सही होने का। हरिजन को कौन नहीं जानता है दोस्तों, महात्मा गांधी सब जानते हैं, इनका गाना भी है हरिजन पे, है ना। वैष्णव जन तो पीर पराई जानी रे, है कि नहीं। फिर हु वेयर द सुद्राज। अब ज्योतिबा फुले कैसे थे दोस्तों, मराठी लोग हिंदी भी बोलते हैं, जैसे तिलक विलक बोलते थे। ये जो किताब लिखेंगे दोस्तों वो हिंदी लिखेंगे, जैसे गुलामगिरी फूले ने लिखा है, सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किया है, फूले ने, ठीक है। तो ये इसका हु वेयर द सुद्राज नहीं होगा, ठीक, ये लॉजिक बोलता है गलत। और एक और ट्रिक है, यूपीएससी क्या करता है दोस्तों, ऑप्शन को इंटरचेंज कर देता है। ट्रिक नंबर नेक्स्ट 6 ट्रिक क्या है, ऑप्शन इंटरचेंज, ऑप्शन को इंटरचेंज कर देता है, एक ऑप्शन को दूसरे में डाल देगा, दूसरे को इसमें डाल देगा। जैसे देखिए इशारा जो होता है चांसेस हैं कि वो लिखा होगा कौन, फूले, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला है, ठीक। और हु वेयर द सुद्राज वो इंग्लिश में है तो उसको कौन लिखा होगा, अम्बेडकर। तो क्या किया, पहला और चौथा को क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है, नाम वाला भी ट्रिक है, ये सब देखिए। तो सिर्फ और सिर्फ जो करेक्टली मैच है दोस्तों वो है दूसरा और तीसरा। तो 13 का आंसर होगा बी। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कि आप सॉल्व करते थे कि यार सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा किताब को पढ़ लें तो मुझे ज्ञान हो जाएगा। देखिए दोस्तों ज्ञान का सीमित होता है, आपके पास टाइम है सीमित, ठीक है। आपको और मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 15 साल है, आप यूपीएससी का तैयारी कीजिए, तो आप पूरा चीज़ पढ़ के चाट लेंगे, ठीक, सब चीज़ पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार आपके पास 1 से 2 साल है और उसी में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप अपना ज्ञान का सीमित चीज़ पढ़िएगा और उसको प्रैक्टिस में करिएगा, और ट्रिक्स और नॉलेज और लॉजिक अप्लाई करके आप प्रीलिम्स निकाल लीजिएगा।
क्यों दोस्तों, जो 6-7 साल से जो दिल्ली में रह रहे हैं उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, वो तो बहुत पढ़े होंगे। और लवासना में देखिए, कोई बच्चे का सेलेक्ट होकर यूपीएससी में लवासना में ट्रेनिंग होता है, फिर अगले साल अगर वो एग्ज़ाम देता है आईएएस बनने के लिए, तो वो फिर 1 ही 2 महीना में पढ़ के निकाल लेता है। उनको टाइम उतना नहीं मिलता है। लवासना में तो ट्रेनिंग चलती है 1 साल, है ना, फिर भी वो सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना ज्ञान का अच्छे से प्रयोग कर रहा है, जो भी पढ़ा है उसी को बढ़िया से कर रहा है। संसाधन कम है लेकिन फिर भी उसका अच्छे से प्रयोग कर रहा है, नॉलेज अप्लाई कर रहा है, ट्रिक्स अप्लाई कर रहा है, लॉजिक अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप देखे होंगे कि मैं जो भी डिस्कशन करता हूँ तो आपको ये नहीं बोलता हूँ कि यार ये आपने कहीं पढ़ा होगा, मैंने देख रहा हूँ उसी में जो चीज़ पढ़े बस उसी को आप अप्लाई करो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिया सीज टू बी ए डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश इन 1947। बोला 1947 में ही भारत को जो है वो डोमिनियन, ब्रिटेन का डोमिनियन नहीं रहा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नेहरू रिपोर्ट ने रिकमेंड किया डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मैंने अभी आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन था, तभी कुछ लोग जो है सुभाष चंद्र बोस, अयंगर और नेहरू मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई। तो एकदम ये सही है, नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के लिए। फिर बोल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड इंडिया राइट टू बी ए डोमिनियन फर्स्ट टाइम अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। बोल रहे जब कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया, प्लान आया, उसी में पहली बार डोमिनियन का अधिकार भारत को ब्रिटेन ने स्वीकार किया। दोस्तों ब्रिटेन तो बहुत पहले से भौंक रहा है कि भाई तुम आज़ादी नहीं तो डोमिनियन ले लो, डोमिनियन ले लो, है ना। आज़ादी और डोमिनियन में अंतर है। डोमिनियन का मतलब ये है कि तो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, ठीक, और आज़ादी मतलब समझो आप ही हो शहंशाह। समझ में आ रहा है? जैसे एक डॉग है, ठीक है, ठीक है, तो वो अपने अगर मालिक के अंदर में काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे डोमिनियन है, ठीक है, नौकर है उसका। लेकिन अगर डॉग खुला है, गली वाला कुत्ता है, तो अपना जब भौंकेगा तब भौंकेगा, है कि नहीं, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान में पहली बार नहीं हुआ था, ये हुआ था दोस्तों क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स प्रस्ताव में। ये एकदम गलत है, ठीक है। और इंडिया बोल रहा है कि डोमिनियन 1947 तक ही रहा, उसके बाद नहीं रहा। आपको पता होगा कि 26 जनवरी जब तक हमारा संविधान बन के लागू नहीं होता है तब तक, क्योंकि अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे, प्रियम्बल तो क्या बोलता है, हम लोग जो है सोवरेन है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है ना। सोवरेन का मतलब आप किसी के अंडर में नहीं हो, है ना। तो 26 जनवरी 1950 में हम लोग जो है क्या बने, इंडिपेंडेंट बने, ठीक है। और डोमिनियन उसके बाद ही ख़त्म हो गया, ठीक। तो ये हमारा गलत है। तो जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिर्फ 14 का बी। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। इंडिया अंटार्कटिक एक्ट के बारे में क्वेश्चन है, बहुत आसान हो रहा है। इट इज़ द फर्स्ट, देखिए कब का एक्ट है, 2022 का, मतलब रिसेंट है। बोल रहा है इट इज़ द फर्स्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन कंसर्निंग इंडियाज एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो भारत का जो कोई भी गतिविधि अगर कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मछली कर रहा है, कुछ भी, तो उसको रेगुलेट करने का एक तरीका है, कानून है, ठीक है। आपने कभी भी इंडियन अंटार्कटिक एक्ट इसके पहले कभी सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि था ही नहीं तो सुनेंगे कैसे। ध्यान लगाइए, अगर मैं बोलूँ वन्य जीव अभ्यारण्य, आपने सुना है? एकदम सुना। बोले मैं बोलूँ वायु प्रदूषण अधिनियम या एयर पोल्यूशन एक्ट, आपने सुना होगा। मैं बोल दूँ क्रिप्टो करेंसी एक्ट, तो क्रिप्टो करेंसी एक्ट कहीं सुना है? नहीं, तो मतलब पहली बार होगा, है ना। तो इसी तरह इंडियन अंटार्कटिक एक्ट कभी नहीं सुना है तो पहली बार होगा, एकदम सही है। लॉजिक यही बोलता है ना, जब भी क्वेश्चन बनाए अपना दिमाग पूरा खोले रखिए, ठीक है। बोल रहा है अगला दूसरा, इट लेज आउट पीनल प्रोविजंस फॉर क्राइम्स इन अंटार्कटिक बाय इंडियन एंड फॉरेन सिटीजन्स हु आर पार्ट ऑफ द इंडियन एक्सपीडिशन। बोल रहा है कि भारत की तरफ से अगर कोई यात्रा कर रहा है, भारत की यात्रा पे जा रहा है, तो उस यात्रा में चाहे वो भारत के लोग हों या उस, मतलब समझ लीजिए कोई नाव है, ठीक है, या जहाज़ है, इस पे बैठ के इंडिया की तरफ से, इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय यात्रा, भारतीय यात्रा मतलब ये जो भी यात्रा हो रहा है वो भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो भारत के द्वारा मतलब इसमें भारतीय लोग भी जा सकते हैं इस नाव पे बैठ के, और विदेशी लोग भी इस नाव पे बैठ के कहाँ जा सकते हैं, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में बैठ के मान लीजिए चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, कुछ क्राइम कर दिया, तो उस क्राइम के लिए भी पनिशमेंट है, चाहे वो भारत के आदमी करे या विदेशी आदमी करे। अगर वो भारत की तरफ से यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए पेनल्टी होगा। ये भी एकदम लॉजिक सही बोलता है। अब हमें अंटार्कटिका में जाके किसी का
गलत तरीका कुछ कर दिया, जानवर को मार रहे हैं, तो एक पेनाल्टी मिलना चाहिए ना दोस्तों, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत क्रिटिकल चीज़ है, ग्लेशियर है, वहाँ पे आप कुछ भी टाइम पास नहीं कर सकते हो ना, फालतू काम। अगला है, इट प्रोहिबिट्स इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका विदाउट परमिट और रिटेन ऑथराइजेशन ऑफ अनदर पार्टी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। बोल रहा है ये भारत की यात्रा को प्रोहिबिट करता है, रोकता है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, कि बिना आप जो भी अंटार्कटिक में जो कुछ एक संधि हुआ है, आपको पता है कि अंटार्कटिक संधि हुआ है, तो उस अंटार्कटिक संधि में बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, तो उस संधि में इंडिया भी जो है उसको इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, स्वीकार करता है, ठीक है। इंडिया उसका मेंबर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दोस्तों उसको क्या करता है, स्वीकार करता है, ठीक है। तो कोई भी यात्रा अगर अंटार्कटिका में होता है भारत की तरफ से, तो बिना उस देश का, जो भी उस देश के मेंबर होंगे अंटार्कटिक ट्रीटी में, उसके परमिशन के नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको वो रोकता है, तभी तो अंटार्कटिका बच पाएगा दोस्तों, नहीं तो हम लोग अंटार्कटिका तो तहस नहस हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये भी हमारा सही है। तो पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट कौन पे टिक मारा हुआ है, तीनों पे, तो बी होगा, ठीक है, 15 का बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया द स्वदेशी मूवमेंट इन बराक वैली। तो बराक वैली में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें कौन पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए मैंने बताया था जगह और टाइटल दोनों सेम होना चाहिए, तभी होता है। जैसे बराक कहाँ है दोस्तों, बताइए तो, आसाम के आसपास, आसाम में है ना बराक, कहाँ है बराक, आसाम में। बराक नदी भी है जो आपका मणिपुर, मिजोरम, ये सब में जाती है, ठीक है। इसका मतलब स्वदेशी मूवमेंट अगर बराक में हुआ, मतलब असम का कोई आदमी वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, चित्तरंजन दास ये कहाँ के थे, ये थे बंगाल के, बंगाली थे ये। दुर्गा मोहन दास ये भी कहाँ के होंगे, ये भी आपका बंगाली। अब बरिंद्र कुमार घोष को दोस्तों कौन नहीं जानता है, जो आपका ये हुआ था, देखिए क्या नाम था उसका, कौन सा वो आंदोलन हुआ था, मतलब वो हुआ था षड्यंत्र, क्या नाम था दोस्तों उसका, बताइए तो, अलीपुर, हाँ अलीपुर षड्यंत्र कांड, अलीपुर षड्यंत्र कांड। तो दो भाई बरिंदर और भूपेंद्र, वो दोनों फंसे थे इसमें, ठीक है, 1906 में। और बरिंदर ने जुगांतर न्यूज़पेपर बंगाल में चलाया था। तो तीनों जो दोस्त हैं दोस्तों, तीनों लोग दोस्त नहीं, तीनों लोग किससे जुड़े हैं, बंगाल से। बराक वैली कहाँ है, बंगाल में नहीं, आसाम में है। तो बाकी ऑप्शन क्या बचा, 16 का ही। समझ में आया। तो इस तरह से नाम और जगह को हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द राजा मुंजे पैक्ट वाज साइन टू एडवोकेट। अगर आपको हल्का सा भी याद है दोस्तों कि राजा कौन था और मुंजे कौन था, मुंजे को तो आप भूल ही नहीं सकते। जब भी आरएसएस होता है तो हिंदू महासभा का नाम आता है, और हिंदू महासभा के मेन जो नेता थे दोस्तों वो मुंजे थे। उसी तरह जो राजा थे दोस्तों वो एससी कम्युनिटी जो है उनका नेता था, ठीक है। तो ये जो लाया गया था दोस्तों, ये एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व सीट फॉर अनटचेबल के लिए था। समझ में आया। मान लिया आपको नहीं भी पता है तो भी हम ऐसे इसको देख सकते हैं। देखिए अब देखिए राजा मुंजे का आप नाम सुने हैं क्या, अगर नहीं कोई सुना है तो देखिए अब वो बोल रहा है कि ये इसलिए लाया गया था क्योंकि भारत में संवैधानिक सुधार लाना था अंग्रेज के टाइम। भैया संवैधानिक सुधार का तो आपने दुनिया भर का पढ़ा ही कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेगो रिफॉर्म, चार्टर एक्ट, फिर 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन था। आपने कहीं भी वहाँ पे मुंजे और राजा का नाम सुना, नहीं सुना, गलत होगा। अरे भैया आपने नहीं सुना तो ज़बरदस्ती थोड़ी होगा। ये बताइए, अपने पे विश्वास करना सीखिए। अगर आपने कोई चीज़ नहीं सुना है, अगर होता तो आप सुनते, नहीं सुना है तो नहीं होगा, सिंपल है ना, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट में राजनीतिक सुधार के लिए। अरे भैया प्रिंसली स्टेट में कोई राजनीतिक सुधार लाया जाएगा तो बिना अंग्रेज के परमिशन के हो जाएगा क्या, नहीं। तो राजा और मुंजे को अंग्रेजी आदमी है, नहीं है। प्रिंसली आपको पता है प्रिंसली स्टेट में राजनीतिक सुधार के लिए लाया गया था, जैसे आपको
बटलर आयोग आपने सुना होगा, बटलर आयोग। तो बटलर आदमी क्या था, अंग्रेज़ था। तो यहाँ राजा मुंजे क्या है, भारतीय है, ये भी नहीं होगा। अब इंडियन कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, इंडिया के जो पूंजीवादी है उनके इंटरेस्ट। अरे भैया भारत के पूंजीपति कौन लोग थे, टाटा था उस समय, बिड़ला था, टंडन था, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये सब लोग थे। कहाँ उसमें राजा और मुंजे था, तो ये भी नहीं होगा। क्या क्या ऑप्शन बचा, 17 का बी। बात समझ में आया। तो ये एक तरह का हम लोग का ट्रिक है, लॉजिक है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैटरीज आर कवर्ड अंडर द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब देखिए ये रूल कब आया दोस्तों, 2022 में। रूल 2022 में तो रिसेंट में, भाई इसके पहले भी कोई होगा। तो जब कोई भी चीज़ नया लाया जाता है तो वो इस तरह से लाया जाता है कि उसमें सब चीज़ कवर हो जाए, है ना, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। समझ में आया। तो कौन कौन सा बैटरी कवर है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, पोर्टेबल बैटरी भी है, ऑटोमेटेड भी है और इंडस्ट्रियल बैटरी है। अगर यहीं पे दोस्तों लिखा रहता बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, मान लीजिए 2000, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें था ही नहीं, है ना, तो उसमें हम लोग इसको काट देते हैं। लेकिन ये कानून कब लाया गया दोस्तों, 2022 में। 22 में लाया गया तो बैटरी, सब बैटरी को कवर करेंगे। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द फेमस इंसिडेंट इन विच द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड ऑकर्ड इन। बोल रहा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था दोस्तों, सभी ने अवज्ञा, तो उस समय गढ़वाल रेजिमेंट के जो सेना लोग थे, जो सोल्जर्स था, सैनिक थे, उसने बोला कि हम जो है भीड़ पे अटैक नहीं करेंगे, हम भीड़ पे गोली नहीं चलाएंगे, जो भीड़ निहत्था है, जिस पे कोई, जिसके पास हथियार ही नहीं, उसको भीड़ नहीं चलाएंगे। तो बोल रहा है कि ये जो घटना हुआ था, गढ़वाल रेजिमेंट जहाँ के सैनिक जो है बोले थे कि हम भीड़ पे हमला नहीं करेंगे, जो जिसके पास कुछ, वो लोग कुछ किए ही नहीं तो हम लोग उसको क्यों करेंगे, सभी ने अवज्ञा के टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ये कहाँ का था, पेशावर का था। पेशावर को पता है पेशावर कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जिसको वही बोलते थे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, उत्तर पश्चिमी सीमांत एरिया जो था, प्रांतीय एरिया। तो इसमें जो थे खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको हम लोग फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी बोलते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो थे ना, सभी ने अवज्ञा चालू किए थे कहाँ पे, पेशावर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंग्रेज़ का उस समय सेना था, गढ़वाल का सेना, तो गढ़वाल के सैनिक बोले कि हम जो है इन लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये लोग कुछ किए ही नहीं है तो गोली क्यों चलाएंगे। क्योंकि उनको पता था कि यार जालियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा ही हुआ था, तो हम निहत्था लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये हुआ था दोस्तों पेशावर में, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एलिमिनेशन से बना सकते थे, लेकिन देखिए पेशावर भी आपका कहाँ पे है, सबसे पहले देखिए गढ़वाल कहाँ पे, गढ़वाल है आपका हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब जो भी रेजिमेंट होगा, गढ़वाल रेजिमेंट, वो कहाँ पे होगा, हिमाचल प्रदेश में। जैसे बोला जाता है ना, जैसे बोला जाता है कि असम राइफल एक सेना है दोस्तों भारत का, मतलब है ना, पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं इसको, CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं। तो असम राइफल कहाँ है दोस्तों, असम के एरिया में, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे ITBP है, इंडो तिब्बतियन बटालियन पुलिस, तो ये कहाँ पे है, चाइना वाले एरिया में। उसी तरह गढ़वाल वाला रेजिमेंट कहाँ होगा, गढ़वाल में, मतलब हिमाचल प्रदेश के आसपास का एरिया में। अब इसमें एक ऑप्शन है कलकत्ता, तो कलकत्ता को आप हटा सकते हैं, लेकिन बाकी जो तीनों है, पेशावर भी आपका उसी तरफ है, दिल्ली भी उसी तरफ है, अमृतसर भी उसी तरफ है, तो इसको आप एलिमिनेशन से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लॉजिक लगा के इसको नहीं बना पाएंगे, लॉजिक लगाएंगे तो कलकत्ता, अगर ऑप्शन में होता एक कलकत्ता होता, एक चेन्नई होता, एक पेशावर होता, और चौथा अगर आपका समझ लीजिए कि UP होता, तब आप बोल देते यार कि ठीक है गढ़वाल कहाँ पे है, उत्तराखंड के आसपास, तो मार दो पेशावर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP। बोला है कि इट इज़ UN लेड पार्टनरशिप इनिशिएटिव दैट एम्स टू बॉल्स्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। बोला क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, मतलब ऐसा मिनरल्स जो बहुत क्रिटिकल हो, जिसका बहुत यूज है
अगर वो नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। जैसे अब सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का जो चिप बनाने में यूज होता है, मेमोरी कार्ड में होता है, कंप्यूटर में होता है, उसका जर्मेनियम है दोस्तों। ये सब क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल पे जो दोस्तों दबदबा है वो है चीन का। तो चीन पे दबदबा को कम करने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप जो है एक पार्टनरशिप किया। तो जब कभी भी आ जाए ना कि युवा यूनाइटेड नेशन के द्वारा था, तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ यूनाइटेड नेशन के द्वारा होता है तो आप इसको सुनते हैं ना कहीं इतना सारा न्यूज़ में होता है, सुनते कि नहीं। जैसे कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनते हैं, क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसे यूनाइटेड नेशन कुछ भी करेगा। जैसे UNFCCC लेके आता है क्लाइमेट चेंज के लिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो आप किसको सुनते हैं ना। क्योटो प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन का है, आपने सुनता है। आपने कभी भी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नाम सुना? नहीं सुना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को लेके ही नहीं आए तो उतना न्यूज़ में था नहीं। और कभी भी जब आ जाए कि UN किया है तो आप सतर्क हो जाइए। UN करता है तो आप सुनते हैं, आप उसको काट दीजिए। और जो चीज़ UN का द्वारा नहीं होता है उसको इंडिया तुरंत से ज्वाइन नहीं कर लेता। ये भी आप लॉजिक सुन कर रखिएगा, ध्यान में रखिए इस बात को। जो भी चीज़ UN के द्वारा नहीं होगा, UN के द्वारा हो रहा है मतलब क्या, लोग का डिस्कशन हो रहा है। UN में तकरीबन 190 देश है। 190 देश अगर कुछ भी बना रहे हैं मतलब उस पर खूब सारा डिस्कशन हुआ होगा, तब भी इंडिया उसको झट से ज्वाइन कर लेगा, है ना। लेकिन कोई अगर ग्रुप ऐसे ही कुछ लोग मिल के बना रहे हैं तो इंडिया उसको तुरंत से ज्वाइन नहीं करता। इंडिया देखता है यार मेरा क्या उस पर फ़ायदा नुकसान है, क्या इससे देश का हित होगा, क्या इससे विश्व का हित होगा कि नहीं होगा। तो इंडिया UN के द्वारा ये नहीं है, ये तो आप श्योर है, क्योंकि ये न्यूज़ में होता है तो आप सुनते हैं इसको। और जैसे इंडिया नहीं तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी नहीं होगा, यही लॉजिक बोलता है, समझ में आया। इंडिया उसी का फाउंडिंग मेंबर जनरली होता है जिसका UN के द्वारा सपोर्टेड रहता है, ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है। अगर इंडिया अपने मन से कुछ बनाया है जिसमें पार्टनरशिप करके, तब समझ में आता है और वो आपका फिर अलग अलग न्यूज़पेपर में आपका कवर होता है। जैसे क्वाड है, 4 देशों का ग्रुप है जिसका इंडिया मेंबर है। क्वाड आप कितने बार सुनते हैं? मालाबार एक्सरसाइज होता है, आप इसको कितने बार सुने हैं ना। सार्क है, तो सार्क का भी न्यूज़ सुनते रहते हैं। बिमस्टेक है, बिमस्टेक का भी सुनते रहते हैं। G20 सुनते हैं, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया G20 का मेंबर है कि नहीं, सुनते हैं। G20 का मीटिंग इंडिया में हुआ, तो ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। जो न्यूज़ में रहेगा इसका मतलब वो UN के द्वारा है और उसका इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो दोनों हमारा गलत होगा, करेक्ट पूछा है तो D होगा, ठीक है। 20 का D। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। बोल रहा है इट वॉज फाउंडेड इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर इन 1925, ठीक है, सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो ऑफिशियल रूप से खोला गया वो कानपुर में खोला गया, ठीक है, जिसमें आपका MN रॉय ये सब का बहुत बड़ा रोल था। बोल रहा है इट्स एक्टिविटीज वर सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। आपको पता है कम्युनिस्ट कौन होते थे दोस्तों? जो रसिया को सपोर्ट करते थे, रूस के समय, रूस को करते थे, जर्मनी को करते थे। ये समय ये 1925 का जो टाइम है, उस समय क्या हो रहा था कि जर्मनी ख़त्म हुआ और धीरे धीरे जर्मनी ग्रो भी कर रहा था वर्ल्ड वार के बाद, बस मैं तो ये ब्रिटेन क्यों सपोर्ट करेगा वैसी पार्टी को जो जर्मनी और रूस को सपोर्ट कर रहा है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी को एक्टिविटी को जो है सपोर्ट नहीं किया था ब्रिटेन। बाद में जब विश्व युद्ध हुआ, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें रूस जो है किसको सपोर्ट करने लगा, कि रूस किसको सपोर्ट किया सेकेंड द्वितीय विश्व में? ब्रिटेन को, ठीक है। उसके बाद जो है ना ब्रिटिशर सपोर्ट किए किसको? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रूस को सपोर्ट कर रहा था। क्यों रूस को सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि रूस जो है कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है, कम्युनिस्ट का। तो CPI ने सपोर्ट किया रूस को, और रूस जो सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन को, इसीलिए ब्रिटेन ने कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन वो कब? वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, उसमें ब्रिटेन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया, रूस को किया, क्योंकि ब्रिटेन जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूस को फॉलो करता है, ठीक है। शुरू में एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? सिर्फ होगा 21 का ही। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु एमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। बोल रहा है कि जब क्रांतिकारी गतिविधियाँ जब हो रही थी तो जो एक कमेटी बना था बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें कौन कौन से लोग जो हैं दोस्तों जुड़े हुए थे। बोल रहा है बरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल, ठीक है।
तो बर्लिन कमेटी में दोस्तों लाला हरदयाल भी जुड़े थे, भूपेंद्र नाथ भी दत्त भी जुड़े थे और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके अलावा तारकनाथ दास, वीरेंद्रनाथ दास गुप्ता, ये सब भी जुड़े हुए थे। तो याद कर लीजिएगा कि बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस में लाला हरदयाल भी जुड़े हुए थे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार लाला हरदयाल तो आपका इससे जुड़ा हुआ होगा, किससे, गदर पार्टी से, तो वो गदर पार्टी से जुड़े थे और इसे भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 22 का आंसर होगा दोस्तों डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगला है विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में JP जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव ने किया था, जहाँ पे आचार्य नारायण देव जो थे उसके प्रेसिडेंट थे मेन, और JP कौन था दोस्तों, सेक्रेटरी। जयप्रकाश क्या था, सेक्रेटरी, और प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नारायण देव। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट को सपोर्ट करते थे, समाजवादी चीज़ को सपोर्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद आपको JP के बारे में तो पता है, ये आंदोलनकारी भी थे। ठीक है ना, संपूर्ण आंदोलन की बात बोलते थे। ठीक है, ब्रिटेन के अगेंस्ट। ठीक है, तो देखिए बोला इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव इन 1934, एकदम सही बात। इट वॉज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार II एंड द इंस्टीट्यूट एडवोकेटेड रिवोल्यूशनरी मास स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब देखिए, ये बताइए कि आचार्य नारायण देव अच्छे आदमी और JP अच्छे आदमी थे कि खराब आदमी थे? अच्छे आदमी थे। JP को भाई कौन नहीं जानता है, पॉजिटिव आदमी थे, पॉजिटिव आदमी। तो ये जो काम करेंगे पॉजिटिव करेंगे कि नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो बोल रहा है ये ब्रिटेन के विरुद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे और बोले थे कि हम लोग को आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, ये भी पॉजिटिव में बता रहा है। तो JP बढ़िया आदमी, तो उसका काम भी करेंगे बढ़िया, तो दोनों कथन मेरा सही होगा, ये तो मैं सही होगा ही, बाकी आज़ादी के लिए भी वो लड़े थे। तो 23 का आंसर होगा, करेक्ट पूछा है दोस्तों, तो दोनों मेरा सही है, सी। समझे, इस तरह से लॉजिक लगाते हैं दोस्तों। अगला है विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाम में देखिए क्या है, सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक भारत का कौन है दोस्तों, RBI, और डिजिटल मतलब समझते इलेक्ट्रॉनिक, और करेंसी मतलब ऐसा करेंसी जो RBI के द्वारा इशू होता है डिजिटली रूप में। ठीक है, अब देखिए, अब कोई भी जब RBI इशू करेगा दोस्तों, तो वो लीगल टेंडर होगा कि नहीं होगा। लीगल टेंडर मैंने आपको इकोनॉमी में मृणाल ने बताया था कि लीगल टेंडर मतलब ऐसा कॉइन या ऐसा नोट जो लोग लेने से मना नहीं कर सकते, मतलब अगर आप दोगे तो वो आप उनको लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने मैगी ख़रीदा, ठीक है, 10 रुपये दिए उनको, तो लेना पड़ेगा। 1 रुपये का 10 सिक्का दिए, लेना पड़ेगा। ठीक है, मना नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं लीगल टेंडर। लेकिन आप इसको मैगी खरीदे और उसको आप चेक दे दिए, लो 10 रुपया का चेक, तो ये बोलेगा भाग यहाँ से, चेक लेने से मना कर देगा, है ना। तो चेक लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मतलब ऐसा कॉइन करेंसी जो भारत सरकार या गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा इशू है, मतलब RBI के द्वारा, ठीक है, चाहे वो RBI हो सरकार हो, और सामने वाला आदमी इसको लेने से मना नहीं कर सकता, तो उसको लीगल टेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ अब RBI दोस्तों इशू करेगा तो वो लीगल टेंडर होगा कि नहीं होगा। और वैसे भी ये करेंसी है, मैंने बताया कॉइन और नोट, यही दोनों को क्या बोलते हैं, करेंसी। तो ये भी हमारा एकदम सही, और डिजिटल फॉर्म में सही है, सेंट्रल बैंक सही है, सब सही। बोल रहा है इट अपीयर्स एज एन एसेट ऑन द सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट। तो आपको पता है बैलेंस शीट होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है अकाउंटिंग के लेक्चर में। बैलेंस शीट जो हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, तुलना पत्र। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होता है, 2 साइड होता है, एक साइड को बोलते हैं एसेट और दूसरे साइड को बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, एसेट को हिंदी में बोलते हैं परिसंपत्ति और लायबिलिटी को बोलते हैं हम लोग देयताएँ। देयताएँ मतलब जो इसको आपको देना है, और एसेट मतलब जो आपकी पूंजी है। दोस्तों ये बताइए कि कोई भी नोट होता है उसमें क्या लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूँ, मतलब दे रहा है, वो कुछ दे रहा है, मतलब उसकी वो जिम्मेदारी है, देयताएँ हैं। तो कोई भी करेंसी इशू होता है दोस्तों, तो RBI की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको देगा आपको। जैसे आपका 10 रुपये 100 रुपये का नोट है, ठीक है, फट गया, तो आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको वापस करती है ना। क्यों वापस करती है, क्योंकि ये बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक का क्या है, देयताएँ हैं, लायबिलिटी है कि भैया उस बैंक जो भी आदमी का पैसा है उसको एक्सचेंज करके दूसरा दो। ये
जिम्मेदारी कहाँ से है, ये आरबीआई से है। तो आरबीआई खुद ही साइन किया है, ये लिख दिया कि मैं इतना रुपए देने का वचन देता हूँ, यहाँ पे अपना साइन। तो वो कोई भी करेंसी इशू होता है वो आरबीआई का दोस्तों वो लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। एसेट का मतलब होता है उसकी पूंजी, उसकी संपत्ति। जैसे आरबीआई की संपत्ति क्या है, तो आरबीआई के पास जो चीज़ सोना रखा हुआ है वो उसकी परिसंपत्ति है। आरबीआई का जितना पैसा वो कमा रहा है इकोनॉमी से वो उसकी परिसंपत्ति है। उसके पास नोट छापने का जो मशीन है वो उसकी परिसंपत्ति है, समझ में आया। तो एसेट में नहीं लिखते हैं उसको, कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में। हमारा ये गलत होगा, समझ में आया। कौन सा करेक्ट पूछा है, तो ये होगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 1931 कांग्रेस सेशन। कांग्रेस सेशन जो हुआ है कराची में, उसके बारे में। दोस्तों इसके बारे में कौन नहीं जानता है कि इसका सरदार पटेल इसको हेड करते थे। इसमें मौलिक अधिकार पे एक प्रस्ताव लाया गया, फंडामेंटल राइट पे, ठीक है, जिसको प्रस्ताव को पास करने का जो बनाए थे वो आपका बनाए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी में जो है 1931 में पता है आपको कि देखिए सभी ने, सबसे पहले आपको देखिए, अगर आप पैटर्न देखिएगा आपको पता है कि सबसे पहले हुआ नमक आंदोलन, ठीक है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नमक सत्याग्रह हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस इसमें गई थी, नहीं गई थी। तो फिर अंग्रेज बोले कि यार जब कांग्रेस आ नहीं रहे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है ना। तो फिर जाके गांधी इरविन का समझौता हुआ, गांधी इरविन का समझौता, जिसमें गांधी जी बोले ठीक है अगले जब गोलमेज सम्मेलन होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, हम जाएंगे, ठीक है। तो इसी समझौता तो हो गया। अब उसको क्या है कि प्रस्ताव हुआ कि भाई हम गांधी जी का ये जो समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में हम मानते हैं और हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए रोकते हैं जब तक हमको मीटिंग होगा सेकंड राउंड टेबल। एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देखिए सबसे पहले नमक आंदोलन हुआ, तो गांधी जी अपना आंदोलन कर रहे थे, उसी में अंग्रेज जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। तो गांधी जी, कांग्रेस नहीं गई तो गांधी जी, अंग्रेज को लगा कि यार बिना कांग्रेस से किसके बात करेंगे। तो फिर जाके गांधी इरविन का समझौता हुआ। तो इस समझौते में बोला कि गांधी जी बोले कि अगला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी जो हम लोग का नमक आंदोलन चल रहा है, सविनय अवज्ञा चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस, उसको हम थोड़े समय के लिए रोकते हैं। अभी हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे, रोके हैं, सस्पेंड किए हैं, ठीक। तो यही समझौता को स्वीकार करने के लिए कराची अधिवेशन हुआ था कि हम स्वीकार करते हैं कि गांधी जी का समझौता सही है और गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाएंगे और कुछ समय के लिए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सिविल डिसोबीडियंस को रोकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1931 में जो कराची सेशन हुआ उसमें सरदार पटेल हेड किए थे, एकदम सही। मौलिक अधिकार लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव को बनाया कौन था, नेहरू ने, ना कि गांधी ने, ठीक है। गांधी जी तो गांधी इरविन समझौता कर रहे थे और गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया इस सेशन में, तो सही बात है। गांधी इरविन जो भी समझौता हुआ उसको इसमें स्वीकार किया गया, ठीक है, कि गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये एकदम सही है। हमसे करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे 1 और 3, ठीक है दोस्तों। वैसे भी देखिए और लॉजिक लगाइएगा तो 1931 का लास्ट में जो दोस्तों गांधी इरविन द्वितीय मेज सम्मेलन हुआ है, एकदम लास्ट में। इसका मतलब अगर ये पहले हो रहा है तो बाद वाला चीज़ का बारे में कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, एकदम बोलेगा, ठीक है। इसका मतलब गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था इस सेशन में, ये लॉजिक के आधार पे क्या बोलता है, सही, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो होगा सी, समझ में आया दोस्तों। तो 25 का आंसर होगा सी। इस तरह से दोस्तों हम लोग जीरो IAS चैनल पे जो DPP कर रहे थे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। कल 18 मार्च को आप लोगों के लिए एक मिक्सचर टेस्ट आएगा, फुल टेस्ट आएगा, जिसमें से हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो उसका डिस्कशन जरूर देखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, ज़रूर देखिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए इसका डिस्कशन जो है रात के 10 से 11 बजे तक आ जाएगा। इसमें हिंदी में क्वेश्चंस भी होगा और हिंदी में उसका डिस्कशन भी किया जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग का लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा और साथ ही साथ मृणाल सर का भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एग्ज़ाम के बहुत पहले तक आपको कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो EPFO का हो या UPSC का हो, और आपका रिवीजन भी करवा ही रहा हूँ साथ साथ, और होगा भी बाद में, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे खासकर
जितने भी आपके दोस्त हैं हिंदी मीडियम के, उसको इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। क्योंकि इस तरह का चैनल ना तो यूपीएससी के लिए, चाहे ईपीएफओ के लिए या यूपीएससी के लिए इंग्लिश में है और हिंदी में। अगर आप मेरे बात से सहमत है दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस तरह से कभी भी आज तक कहीं चैनल पे पढ़े हैं, ठीक है। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। मैं बच्चों को गाइड करने के लिए इस चैनल को शुरू किया हूँ, ठीक है। तो देखते रहें। अब मेरा सपना है कि जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, संसाधन के अभाव में उसका तैयारी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो उनका सपना साकार हो, उनके माँ बाप का सपना साकार हो भगवान का आशीर्वाद से। और मैं ये मंगल कामना करता हूँ और आपका कि आप जल्द ही सफल हों और एक जल्दी आपका सरकारी नौकरी हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों। हैव ए नाइस डे।